हाय एवरीवन, सभी का वार्म वेलकम करता हूँ वाईटी योर इंग्लिश ट्यूटर पे। मेरा नाम है अमन बहल और आज की जो आर्टिकल है जिसको आज कवर करेंगे ये लिखा गया है अर्थक्वेक्स पे। जोग्राफिकल थीम का आर्टिकल है, भूगोल पढ़ेंगे आज आप थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग तरीके से हमें पढ़ना है। इस आर्टिकल को इस तरीके से पढ़ना है कि आपको एक कहानी के जैसा लगे, जैसे स्टोरी होती है ना मूवी की, उस तरीके से इसको प्रोसेस करना है। आर्टिकल को शुरू करेंगे अपने क्विज़ के साथ में। इसी क्लास के ऊपर, इसी आर्टिकल के ऊपर बेस्ड ये क्विज़ है। पहले आपको मिलेगा क्लोज टेस्ट, फिर मिलेंगे कॉम्प्रिहेंशन, लास्ट में वोकैब और ग्रामर के क्वेश्चंस। पूरे मन से क्लास को लें ताकि 10 में से 10 आपको मार्क्स मिलें। सॉल्यूशंस क्विज़ के क्लास के लास्ट में करवाएंगे। तो चलिए शुरू करें क्लास को, आइए कुछ नया सीखते हैं। ऑलराइट, टाइटल है जी डैमेज कंट्रोल। डैमेज कंट्रोल फ्रेज का तब इस्तेमाल होता है जब कोई बड़ी तबाही हो जाए और उसके बाद में डैमेज को कम करने के लिए आप कोई कदम उठाएं। भूकंप आना था, आ गया, लेकिन भूकंप आने से पहले और बाद में अगर आप कुछ इंतजाम करते हैं कि भूकंप से तबाही कम हो तो वो इंतजाम डैमेज कंट्रोल मेजर्स कहलाएंगे। चलिए टाइटल पैराग्राफ को देखते हैं क्या कहना चाह रहा है। कह रहा है अडेरेंस टू एग्जिस्टिंग रेगुलेशंस कैन लिमिट द इम्पैक्ट ऑफ अर्थक्वेक्स। कह रहा है जो अडेरेंस है, अडेरेंस यानी किसी चीज़ के ढंग से कंप्लायंस, किसी कानून को, रूल को अच्छे से फॉलो करना। कह रहा है ये जो काम है ना, और ये काम है एग्जिस्टिंग रेगुलेशंस के सामने, ऐसे नियमों के सामने जो भी हाल में बने हुए हैं। कह रहा है ये अडेरेंस का काम लिमिट कर सकता है या कम कर सकता है, सीमित कर सकता है इम्पैक्ट यानी असर को अर्थक्वेक्स के। तो बहुत अच्छे सोच समझ कर के हमने कानून बनाए हैं। पहाड़ी एरिया में कितनी बिल्डिंग्स बनेंगी, कितनी ऊंची बिल्डिंग रहेगी, कितनी रोड्स डैम्स आप बना सकते हैं। अगर इन रेगुलेशंस को भी ठीक से मान लें तो भूकंप का प्रभाव अपने आप ही कम हो जाएगा, डैमेज कंट्रोल आप कर पाएंगे। चलिए, अडेरेंस शायद आपके लिए नया वर्ड है। वर्ब फॉर्म में आप इस वर्ड को बहुत बार देखते हैं, अडियर, किसी चीज़ को सख्ती से फॉलो करना। अडीरेंस उसकी नाउन फॉर्म है, सब्जेक्ट का काम कर रही है यहाँ पे। अडीरेंस अपने बाद में हमेशा टू लेता है, फिक्स प्रेपोजिशनल फ्रेज है अडीरेंस टू, ठीक है। चलिए, इसकी वर्ब है अडीरेंस की कैन लिमिट, लिमिट करना, किसी चीज़ को बांधना या सीमित करना। सब्जेक्ट वर्ब को पकड़ते हुए जाना है आपको अच्छे से पता है रीडिंग का तरीका। ग्रीन कलर में आपको सारे सब्जेक्ट मिलेंगे इस आर्टिकल में हर सेंटेंस के, और पिंक कलर में उनकी वर्ब्स मिलेगी। मिलाते हुए चलेंगे तो अच्छे से आपकी अंडरस्टैंडिंग आएगी। चलिए आगे बढ़ के जल्दी से इस आर्टिकल की वोकैब पे नजर डालेंगे। 5 वर्ड शुरू में एक साथ देख लो ताकि इसको स्मूथली पढ़ सको। क्लास को एक लाइक और एक शेयर रोज की तरह जरूर से देना। अच्छा, सभी पीडीएफ्स और नोट्स के लिए वाईटी के टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें। आपको टेलीग्राम में सर्च करना है, देखो @योर इंग्लिश ट्यूटर, जो सबसे ऊपर ग्रुप आएगा। 27,000 28,000 इसमें सब्सक्राइबर्स हैं, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही वाईटी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं अपने एग्जाम्स की स्ट्रक्चर्ड मैनर में तैयारी के लिए। इन यूट्यूब क्लासेस के साथ साथ अगर आपको राइटिंग भी सीखना हो, एसएससी, बैंकिंग, यूपीएससी के लिए तैयार करना हो अपने इंग्लिश के सेक्शन को, तो वाईटी ऐप है आपके लिए, आपकी अपनी ऐप है। कमेंट सेक्शन में लिंक दिया गया है। हमारा राइटिंग कोर्स है, फ्लैगशिप कोर्स। 50,000 से ज़्यादा लोग इसमें एनरोल्ड हैं। इस कोर्स में आपको 50 घंटों में या लगभग 60 घंटों में इंग्लिश में लिखना सिखाया जाता है किसी भी एग्ज़ाम के लिए। फ़ायदा ले सकते हैं इसको कूपन लगा करके। इसी तरीके से आपको मिलेगा यूपीएससी का कोर्स, जो कि राइटिंग कोर्स से और ज़्यादा एडवांस्ड है। हिंदी से इंग्लिश में आपको माइग्रेट किया जाता है इस कोर्स में, यूपीएससी के लिए या सिविल सर्विसेज के लिए। इसमें सीसैट, आंसर राइटिंग, डिस्क्रिप्टिव, एवरीथिंग इज कवर्ड इन द कोर्स। इसका भी फ़ायदा आप ले सकते हैं। एसएससी और बैंकिंग के भी प्रैक्टिस पैक्स आपको मिलेंगे, जिसमें एसएससी बैंक के सभी टाइप ऑफ क्वेश्चंस को आपको रेडी करवाया जाता है एग्जाम पैटर्न्स के हिसाब से। चलिए, ऐप का फ़ायदा लेने के लिए कमेंट सेक्शन में लिंक दिया गया है और ये नंबर है टीम का। व्हाट्सएप पे आप जुड़ सकते हैं किसी भी कोर्स से रिलेटेड कोई भी क्वेरी आपके पास हो। ऑलराइट, वोकैब शीट अपनी जूम इन कर दूं थोड़ा सा। देखिए, 2 वर्ड्स आएंगे आज आर्टिकल में, एक आएगा ट्रेमर और एक आएगा टेम्बलर। दोनों का मतलब होता है भूकंप या भूकंप के झटके, ठीक है। हिंदी में बता दिया, बड़े आसान से वर्ड्स हैं। शी फेल्ट अ ट्रेमर ऑफ फियर अपॉन हियरिंग द गन शॉट्स। उसने एक फियर का झटका या फियर का ट्रेमर फील किया गन शॉट को सुनते ही, या फिर गोली की आवाज़ को, है ना, सुनते ही। गन शॉट क्या होता है? गोली की आवाज़। तो ट्रेमर भूकंप का झटका तो होता ही है। अगर आपको सरप्राइज से झटका लगे
डर से झटका लगे, कई बार बॉडी कांप जाती है ना, थर थर कांपना जिसको बोलते हैं, वो भी सब ट्रेमर्स ही हैं। किसी भी तरह के झटके के लिए ये वर्ड्स यूज़ होते हैं। चलिए आज के आर्टिकल में ये दोनों वर्ड्स भूकंप से, झटके से जुड़े हुए आपको मिलेंगे। अगला वर्ड अपने पास behemoth, कोई बहुत ही बड़ी दानवाकार चीज़ को बोलते हैं behemoth, ठीक है। समथिंग abnormally ह्यूज इन साइज, कोई बड़ा सा आदमी हो, बड़ी सी मूर्ति हो, इस तरह के चीज़ों के लिए यूज़ करेंगे। ग्लोबल वार्मिंग हैज़ बीन कॉजिंग बेहेमोथिक ग्लेशियर्स इन द साउथ पोल टू मेल्ट। ग्लोबल वार्मिंग जो है वो कॉज कर रही है, कारण बन रही है बड़े बड़े ग्लेशियर्स का। अब ये एडजेक्टिव फॉर्म बना दी हमने। ग्लेशियर आपको पता होगा, बड़े बड़े बर्फ़ के पहाड़ जो पिघल जाते हैं और फिर सैलाब आता है। तो बड़े बड़े बेहेमोथिक ग्लेशियर्स को कॉज कर रही है साउथ पोल में, दक्षिणी ध्रुव में, कि वो मेल्ट कर जाएं, यानी कि पिघलने लगें। चलिए ये वर्ड वैसे ही बहुत बड़ा सा है देखने में, इससे ही मिलता जुलता एक वर्ड है जी जाइगेंटिक। ये वर्ड बना है जायंट से। भाई जायंट मतलब दानव, बड़ा सा राक्षस, कोई बड़ी भी चीज़, और जाइगेंटिक यानी दानवाकार। behemoth का सिनोनिम बन जाएगा। अच्छा वर्ड है, आप आर्टिकल में देखेंगे। चलिए नेक्स्ट वर्ड है अपने पास फ्रेजाइल, कोई चीज़ बहुत कमज़ोर हो, महीन हो, भंगुर हो, उसको बोलते हैं फ्रेजाइल। जैसे कि कांच की चीज़ें या फिर मिट्टी के बर्तन, बस हल्का सा झटका लगा, नीचे गिरे और टूट गए, ठीक है, तो वहाँ पे इस वर्ड का इस्तेमाल होगा। देयर इज़ अ फ्रेजाइल डिफरेंस बिटवीन अ सोल्जर एंड अ टेररिस्ट, एक बहुत ही फ्रेजाइल सा, महीन सा, कमज़ोर सा डिफरेंस होता है एक सिपाही और एक दहशतगर्द के बीच। थोड़ी कंट्रोवर्शियल बात है लेकिन बात बिल्कुल सही है। बॉर्डर के किस पार आप खड़े हो ये डिसाइड करेगा कि कौन सिपाही है और कौन टेररिस्ट है ना, ऐसा ही होता है ना। चलिए फ्रेजाइल को टेन्यूअस भी बोलते हैं, स्लिम भी बोलते हैं, फ्लिमजी भी बोलते हैं, डेलिकेट, ये सभी इसके सिनोनिम्स हैं नाजुक चीज़ों के लिए। आज आप फ्रेजाइल यानी नाजुक की नाउन फॉर्म को देखेंगे, फ्रेजिलिटी, किसी भी चीज़ की नाजुकता, ठीक है, भंगुरता या नाजुकता। चलिए अगला वर्ड बड़ा इंटरेस्टिंग है। अगर आपको रोज़ बुली किया जाए, परेशान किया जाए, तो आप अपने अंदर दबा के रखेंगे वो, है ना, कि मुझे इसने चिढ़ाया था, कुछ मुझे गलत कहा था। और जिस दिन आप फटेंगे, जिस दिन आप अपना गुस्सा बताएंगे, तो वो सारा हिसाब बराबर करेगा पुराना वाला। ऐसा ही होता है ना जनरली। तो जब भी कोई चीज़ जब दबी होती है और अचानक से फटती है, उसको बोलते हैं पेंट अप, ठीक है। थोड़ा इस तरीके से रिलेट करोगे तो समझ में आएगा। पेंट अप एंगर वो एंगर है जी जो आपने अपने अंदर दबा रखा था, कवर करके रखा हुआ था, एक दिन फट गया और सबको पता लगा। सप्रेस्ड बोल सकते हैं पेंट अप को। ईयर्स ऑफ पेंट अप इमोशंस केम आउट एज शी क्राइड, बहुत सालों के दबे हुए इमोशंस या सेंटिमेंट्स बाहर आए जैसे ही उसने रोना शुरू किया, एज शी क्राइड। चलिए इंटरेस्टिंग वर्ड, यू विल सी द वर्ड इन द आर्टिकल टुडे। नेक्स्ट वर्ड और लास्ट वर्ड है अपने पास इंटीग्रल। बड़ा इंटरेस्टिंग और सिंपल सा वर्ड है। हर वो चीज़ इंटीग्रल है जो किसी दूसरी चीज़ के अंदर बसी हुई है और उसका पार्ट है, एक हिस्सा है, ऐसा हिस्सा जो इनसेपरेबल है, जिसको अलग नहीं किया जा सकता। जैसे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी में मेहनत जो है वो इंटीग्रल होती है, डिसिप्लिन वो इंटीग्रल होता है। ऐसा नहीं है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी में अलग करता हूँ और मेहनत में कुछ और करता हूँ, मेहनत भी यही है, डिसिप्लिन भी यही है। समझ पा रहे हो ना। रिस्क इज़ इंटीग्रल इन स्टॉक मार्केट्स, रिस्क एक अंदर बसा हुआ पार्ट या इनसेपरेबल हिस्सा है स्टॉक मार्केट्स का, फाइनेंशियल बाजारों का। चलिए यू विल सी द वर्ड इंटीग्रल और इसका सिनोनिम देखेंगे आज आप, इनहेरेंट, ठीक है, इननेट भी बोलते हैं इसको, जो आपके नेचर के इन हो, इननेट। तो इनहेरेंट नाम का वर्ड यू विल सी इन द आर्टिकल टुडे। चलिए 5 वर्ड्स डिटेल में हो गए, आर्टिकल पे आ जाओ, एक समरी आपको दे किस बारे में लिखा हुआ है। समरी ये है कि रिसेंटली तिब्बत में एक भूकंप आया, 100 लोगों की जान गई और इसके झटके फील हुए नई दिल्ली तक, इन लिटरल सेंस, है ना, मतलब वास्तव में इसके झटके दिल्ली वालों को फील हुए। हमारा आर्टिकल कह रहा है कि ये हिमालयन रीजन में हमेशा से ही इंस्टेबिलिटी रही है और इस इंस्टेबिलिटी का रीज़न है ज्योग्राफी। धरती के नीचे टेक्टोनिक प्लेट्स हैं, वो आपस में टकराती हैं, उसी से ही हिमालय पर्वत बना था आज से करोड़ों साल पहले, और इस वजह से इस रीजन में भूकंप आने का खतरा हमेशा बना रहता है। इसलिए जब जब कोई भी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट किया जाए,
इस पूरी बेल्ट में, है ना, उत्तराखंड से लेकर के हिमाचल से लेकर के सिक्किम तक सरकारों को ध्यान देना चाहिए कि एग्जिस्टिंग रेगुलेशंस बना करके चलें, फॉलो करें अच्छे से, नहीं तो भूकंप में सब ढह जाता है और लोगों की जान अलग से जाती है। आज की टोन है एनालिटिकल, एनालाइज कर रहा है भूकंप क्यों आते हैं, क्या किया जा सकता है, और साथ में है फॉर वार्निंग, पहले से ही वार्न करना। फॉर मतलब पहले, वार्न यानी चेताना, तो ये पहले से चेताने वाली टोन में लिखा हुआ आर्टिकल है, फॉर वार्निंग टोन में। चलिए शुरू करें। कह रहे जी, दिस वीक एन अर्ली मॉर्निंग अर्थक्वेक इन तिब्बत ऑफ मैग्नीट्यूड 7.1 and originating at a depth of 10 kilometers has reportedly claimed at least 100 lives। कह रहा है जी, इसी हफ्ते कुछ हुआ, एक सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग अर्थक्वेक आया तिब्बत में, जिसका मैग्नीट्यूड या लेवल था या इंटेंसिटी थी 7.1। रिएक्टर स्केल आपने सुना होगा, 7.1 उस पर मैग्नीट्यूड था इस भूकंप का। और जो ओरिजिनेट करने वाला भूकंप था या पैदा होने वाला भूकंप था एक डेप्थ पे या एक गहराई पे 10 किलोमीटर की, तो धरती के 10 किलोमीटर नीचे से भूकंप आया है। कह रहा है ऐसा जो भूकंप आया ना अर्ली मॉर्निंग, कह रहा है इसने कथित तौर पे या बताए जाने वाले तौर पे रिपोर्टेडली क्लेम कर दिया है, दावा ठोक दिया है कम से कम 100 जानों का, यानी 100 लोगों की जान ये भूकंप कम से ले चुका है। और क्या किया भाई इसने, एंड डैमेज्ड बिल्डिंग्स एंड हाउसेस, इसने डैमेज भी किया बिल्डिंग्स और हाउसेस को, घरों और इमारतों को। सिंपल सेंटेंस ब्रेक कर लिया आपने। अर्थक्वेक सब्जेक्ट है, अर्थक्वेक हैज़ क्लेम्ड 100 लाइव्स, एटलीस्ट 100 लाइव्स, एंड द अर्थक्वेक हैज़ डैमेज्ड बिल्डिंग्स एंड हाउसेस। बढ़ते हैं आगे। कह रहा है ट्रेमर्स फ्रॉम द क्वेक वर फेल्ट इन नेपाल एज वेल एज पार्ट्स ऑफ बिहार एंड इवन न्यू दिल्ली। कह रहा जो ट्रेमर्स थे, झटके थे, वाइब्रेशन या शेकिंग थी इस क्वेक की या अर्थक्वेक की, उन झटकों को फील किया गया नेपाल में, साथ ही साथ भारत के कुछ पार्ट्स में, बिहार के, और यहाँ तक कि नई दिल्ली में। और ये नई दिल्ली कौन सी नई दिल्ली है भाई, थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स अवे, जो हज़ारों किलोमीटर्स दूर थी तिब्बत से। चलिए, ट्रेमर्स की वर्ब है वर फेल्ट, पैसिव वॉइस लगा हुआ है, ट्रेमर्स को फील किया गया, है ना। कह रहे जी द मेन अर्थक्वेक वॉज फॉलोड बाय एटलीस्ट 2 आफ्टर शॉक्स। जो मेन अर्थक्वेक आया था, सबसे पहला वाला, सबसे तेज वाला, वो फॉलोड बाय था। अब ये फॉलोड बाय क्या होता है भाई, अगर कोई चीज़ आपके बाद में आ रही है तो वो आपको फॉलो कर रही है, एंड यू आर फॉलोड बाय दैट थिंग। समझ पा रहे हो, फॉलोड बाय को आप ऐसा भी लिख सकते हैं, द मेन अर्थक्वेक केम बिफोर एटलीस्ट 2 आफ्टर शॉक्स। समझ पा रहे हो, मेन अर्थक्वेक पहले और 2 आफ्टर शॉक्स बाद में, तो फॉलोड बाय को केम बिफोर भी लिखा जा सकता है। जनवरी इज फॉलोड बाय फेब्रुवरी, जनवरी कम्स बिफोर फेब्रुवरी। तो चलिए, अर्थक्वेक की वर्ब है वॉज फॉलोड अगेन बाय, आफ्टर शॉक यानी भूकंप एक बार आ गया, फिर हल्के फुल्के जो झटके आते हैं बाद में, दोज आर कॉल्ड आफ्टर शॉक्स। कह रहा है जी इफ द एपिसेंटर हैड बीन लोकेटेड क्लोजर टू इंडिया द डैमेज कुड हैव बीन मैनीफोल्ड। कह रहा है अगर इफ जो एपिसेंटर है, जो फोकल पॉइंट है इस भूकंप का, वो लोकेटेड होता, स्थित होता भारत के नज़दीक, तिब्बत में होने की बजाय उत्तराखंड में होता कहीं, तो फिर डैमेज होती या कुड हैव बीन हो सकती थी मैनीफोल्ड, कई गुना। मैनीफोल्ड मतलब मल्टीपल टाइम्स, न्यूमरस टाइम्स। तो 100 की जगह पता नहीं कितना अनफॉर्चुनेट होता, कितनी जाने जाती अगर भूकंप तिब्बत की जगह पे भारत में कहीं आया होता। चलिए, थर्ड कंडीशनल बना हुआ है, थर्ड कंडीशनल अभी आपको डिटेल में करवाएंगे, थोड़ा फ्लो बनाते हैं, इस कॉन्सेप्ट को आपको भी एरर्स के साथ में सिखाएंगे, ठीक है। स्ट्रक्चर देख लो इसकी, पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर पास्ट परफेक्ट टेंस आएगा, कॉमा लगेगा, और उसके बाद में मॉडल वर्ब प्लस में हैव प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म। फिक्स स्ट्रक्चर है, ऐसे ही आती है हमेशा। चलिए, मैनीफोल्ड यानी मल्टीपल टाइम्स, कई गुना। कह रहा है जी अर्थक्वेक्स इन द हिमालयस इवोक अ स्पेशल काइंड ऑफ ड्रेड इन द कंट्री। अर्थक्वेक्स जो हैं या भूकंप जो हैं हिमालयाज में इवोक करते हैं, जगाते हैं एक खास तरह के ड्रेड को या फिर डर को, इस देश में बात कर रहा है भारत की। समझ गए, अर्थक्वेक्स की वर्ब है इवोक। ड्रेड होता है फियर, किसी चीज़ के लिए इंटिमिडेशन या डर।
कह रहा है जी मेमोरीज ऑफ 2 डेडली क्वेक्स इन नेपाल इन अप्रैल एंड मे ऑफ 2015 दैट किल्ड एटलीस्ट 9,000 एंड कॉज्ड इनकैलकुलेबल डैमेज स्टिल बबल अप। कह रहा है जो मेमोरीज हैं, यादें हैं 2 बहुत ही घातक क्वेक्स की या फिर भूकंपों की जो आए थे नेपाल में मई में और अप्रैल में 2015 की, आज से ठीक 8 साल पहले। कह रहा है ये जो मेमोरीज हैं इन्होंने जिन्होंने भूकंपों ने किल कर दिया था कम से कम 9,000 लोगों को, और जिन्होंने कॉज कर दिया था, जो कारण बने थे ऐसी डैमेज का जो इनकैलकुलेबल है, जिसको काउंट ही नहीं किया जा सकता, मेजर ही नहीं किया जा सकता। कह रहा है इनकी मेमोरीज आज भी बबल अप करती हैं, पानी में बुलबुला बन के ऊपर आती हैं या फिर सरफेस करती हैं, हमें याद आती हैं। बबल अप करना समझते हैं ना, पानी में बुलबुला नीचे नहीं रहेगा, हमेशा ऊपर आएगा, बुलबुला ऊपर आके फूट जाएगा। वैसे ही दिमाग में भी मेमोरीज बुलबुले की तरह उठ करके इमर्ज होती हैं, हमारे सामने अराइज होती हैं। चलिए, मेमोरीज की वर्ब है स्टिल बबल अप, मेमोरीज आज भी जिंदा है। दैट की वर्ब है किल्ड, दूसरी वर्ब है कॉज्ड। दैट आया है 2015 के क्वेक्स के लिए या क्वेक के लिए। अच्छा, दैट की दोनों वर्ब्स एंड से जुड़ी हुई हैं, देख लेना जब भी 2 वर्ब्स आई हैं लास्ट वर्ब हमेशा एंड से जुड़ी हुई रहती है। और आगे बढ़ते हैं। कह रहा है जी द टेक्टोनिक प्लेट्स आर द जाइगेंटिक शार्ट्स इनटू विच अर्थ इज ब्रोकन अप। कह रहा है जी टेक्टोनिक प्लेट्स जो होती हैं, टेक्टोनिक प्लेट्स क्या होती हैं? ये सब कुछ आप जो देख रहे हो ना अर्थ, ये छोटी छोटी प्लेट से मिलके बना है, ये एक गोला नहीं है। छोटे छोटे टुकड़े 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 जो है आपस में मिले हुए हैं और गोले की शेप में है। हर टुकड़े को बोला जाता है टेक्टोनिक प्लेट्स। और ये टुकड़े हिलते भी हैं, एक दूसरे को पुश भी करते हैं, आगे पीछे होते हैं, तभी भूकंप आते हैं, तभी पहाड़ बनते हैं, तभी ज्वालामुखी फटते हैं। कह रहा है इसी तरीके से ये टेक्टोनिक प्लेट्स, ये वो बड़े बड़े जाइगेंटिक, बहुत बड़े बड़े दानवाकार शार्ड्स हैं या टुकड़े हैं जिसमें अर्थ जो है ब्रोकन अप है, टूटी हुई है। तो अर्थ के छोटे छोटे टुकड़ों से बने, टेक्टोनिक प्लेट से बनी हुई है पूरी हमारी अर्थ। टेक्टोनिक प्लेट्स की वर्ब है आर, जाइगेंटिक यानी दानवाकार, महाकाय, शार्ड्स का मतलब होता है टुकड़े या पीसीस, अर्थ की वर्ब है इज ब्रोकन अप। अच्छा, शार्ड जो है इससे एक और सिनोनिम बनता है इसका स्प्लिंटर। स्प्लिंटर छोटे छोटे टुकड़े किसी भी चीज़ के, और ये स्प्लिंटर वन वर्ड यूज़ होता है बॉम्ब फटने के बाद में जो स्प्लिंटर्स निकलते हैं, है ना, नेल्स, कांच के टुकड़े, उनको बोलते हैं स्प्लिंटर्स। जब भी कोई बॉम्ब फटता है ना तो उसके एक्सप्लोजन से कुछ नहीं होता, बॉम्ब के अंदर छोटे छोटे टुकड़े रखे होते हैं कांच के, है ना, और इस तरह के कील वील फटेगा और वो सब चीज़ें तेज़ी से आसपास के लोगों में घुस जाएंगी। तो ये वन वर्ड है उन बॉम्ब के अंदर रखी हुई घातक चीज़ों के लिए, स्प्लिंटर। चलिए और आगे बढ़ते हैं। कह रहा है जी लेयर्ड ऑन देम आर द कॉन्टिनेंट्स एंड द सीज। इन्हीं टुकड़ों के ऊपर, टेक्टोनिक प्लेट्स के ऊपर लेयर्ड है, सतह बिछी हुई है हमारे कॉन्टिनेंट्स की, यानी हमारे महाद्वीपों की, और साथ में सीज की, समंदरों की। ठीक है, कॉन्टिनेंट्स और सीज की वर्ब है आर। कह रहा है जी दीज प्लेट्स आर कॉन्स्टेंटली इन मोशन। ये टेक्टोनिक प्लेट्स लगातार इन मोशन है, हिलती रहती हैं, डुलती रहती हैं, अपनी जगह पे स्थिर नहीं रहती हैं। और कैसे करती हैं काम भाई? कोलाइड विद, डाइवर्जिंग विद एंड स्लाइडिंग पास्ट वन अनदर। कभी ये कोलाइड करेंगी, एक दूसरे से भिड़ेंगी आमने सामने। डाइवर्ज विद करेंगी यानी एक दूसरे से दूर जाएंगी। कोलाइड में क्या होगा? भिड़ेंगी आके। डाइवर्ज का मतलब है तू इधर मैं इधर, दूर बीच में समंदर, है ना। और कभी स्लाइड कर जाएंगी, एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाएंगी, पास्ट वन अनदर, एक दूसरे के। पहले भिड़ी, फिर भिड़ के एक ऊपर चली गई, दूसरी नीचे आ गई, ऊपर जो गई उसने हिमालय बना दिया। ठीक है, तो इस तरीके से इनकी झगड़ा चलता रहता है। प्लेट्स की वर्ब है आर। कोलाइड करना यानी एक दूसरे से भिड़ना, डाइवर्ज करना यानी अपने अपने रास्ते पकड़ना, अलग अलग दिशाओं में जाना। कोलाइड से एक और वर्ड बनता है कोल्यूड। कोलाइड का मतलब होता है क्रैश करना या भिड़ना। कोल्यूड का मतलब होता है किसी के साथ में साठ गांठ करना। हिंदी में लिख रहा हूँ, याद रह जाए। ठीक है, षड्यंत्र रचना, स्कीम करना, मैकेनिशन करना, प्लॉटिंग करना। तो जब किसी के साथ मिलकर के आप कोई गंदा प्लान बनाते हैं ना, दैट इज कोल्यूड विद समबडी। और जब झगड़ा करते हैं, किसी से जा भिड़ते हैं, तो कोलाइड विद समबडी, दोनों अलग वर्ड्स हैं। चलिए और आगे बढ़ते हैं। कह रहा है जी द इंडियन प्लेट कोलाइडेड विद द यूरेशियन प्लेट एंड द क्रस्ट टिल्टेड अपवर्ड्स क्रिएटिंग द हिमालयास।
जो इंडियन प्लेट है जिस पे पूरा इंडियन सब कॉन्टिनेंट बना हुआ है ना, अफगानिस्तान से लेकर के म्यांमार तक, कह रहा है ये पूरी प्लेट जो है ये कोलाइड कर गई यूरेशियन प्लेट से, यूरोप और एशिया की पूरी प्लेट से। और फिर क्या हुआ, क्रस्ट जो है वो टिल्ट कर गया ऊपर। क्रस्ट मतलब नीचे का सिरा, धरती के भाई अलग अलग वो बने हुए ना, लहर सतह बनी हुई हैं, लेयर्स बनी हुई हैं, तो सेकंड या थर्ड लेयर को बोलते हैं ऊपर से क्रस्ट। कम से कम 10-5 किलोमीटर नीचे का जो हिस्सा है, तो 10-5 किलोमीटर का हिस्सा जो नीचे का वो ऊपर की तरफ टिल्ट कर गया, झुकने लगा, ऊपर की तरफ आने लगा। और क्या कर दिया इसने, क्रिएट करते हुए काम किया इसने हिमालय को, इससे बन गया हिमालय पर्वत। चलिए, इंडियन प्लेट की वर्ब है कोलाइडेड, क्रस्ट की वर्ब है टिल्टेड। कह रहा है द फ्रैक्चर्ड जोन्स अलॉन्ग विद द इंटरेक्ट क्रिएट द फॉल्ट लाइन्स वेयर अर्थक्वेक्स अकर। कह रहा है जो फ्रैक्चर्ड जोन होते हैं, जब ये आपस में भिड़ती है ना प्लेट्स, तो बीच में फ्रैक्चर आता है, जिनके साथ साथ ये इंटरेक्ट करती हैं। भाई जहाँ पे भिड़ी, एक दूसरे के ऊपर नीचे चढ़ी, इंटरेक्शन हुआ, वो फ्रैक्चर जोन ही क्रिएट करता है फॉल्ट लाइंस को या दरारों को। और ये वही दरारें हैं जहाँ अर्थक्वेक्स अकर होते हैं, भूकंप आते हैं। समझ गए? फ्रैक्चर जोन्स की वर्ब है क्रिएट, दे आया है टेक्टोनिक प्लेट्स के लिए, दे की वर्ब है इंटरेक्ट, इंटरेक्ट करना, एक दूसरे से मिलना भिड़ना, एक दूसरे के ऊपर नीचे चढ़ना, है ना। अर्थक्वेक्स की वर्ब है अकर। चलिए, कह रहा है जी बाय स्टडिंग दीज फॉल्ट्स या फॉल्ट लाइन्स एंड द पैटर्न ऑफ पास्ट अर्थक्वेक्स साइस्मोलॉजिस्ट कैन एस्टिमेट हाउ मच लेटेंट एनर्जी एट दीज फॉल्ट लाइन्स। कह रहा है जी स्टडी करके इन्हीं फॉल्ट लाइंस को, दरारों को, और जो पैटर्न्स हैं पहले आने वाले अर्थक्वेक का, कहाँ कहाँ अर्थक्वेक्स आए थे और कब कब आए, कह रहे ये दोनों काम करके जो साइस्मोलॉजिस्ट हैं या ऐसे लोग, ऐसे वैज्ञानिक साइंटिस्ट जो साइस्मोलॉजी को पढ़ते हैं या भूकंप विज्ञान को समझते हैं, अर्थक्वेक एक्सपर्ट्स हैं, कह रहे ये लोग एस्टिमेट कर सकते हैं कितनी छुपी हुई या लेटेंट एनर्जी इन फॉल्ट लाइंस में। अच्छा, और क्या बता रहा है आगे, कह रहा है जी विच कैन रन थाउजेंड्स ऑफ माइल्स हैज़ बिन रिलीज्ड। ये वो फॉल्ट लाइंस हैं जो थाउजेंड्स ऑफ माइल्स तक रन कर सकती हैं, हज़ारों मील लंबी हो सकती हैं। कह रहा है कितनी छुपी हुई एनर्जी इन फॉल्ट लाइंस में रिलीज हुई है या बाहर निकली है, एंड हाउ मच ऑफ इट स्टिल रिजाइड्स इन दैम, और कितनी एनर्जी आज भी इनमें बची है जो भूकंप की फॉर्म में फिर से आएगी। तो ये इनका काम यही है साइस्मोलॉजिस्ट का, है ना। ये एस्टिमेट करेंगे इस फॉल्ट लाइन में कितनी एनर्जी है, पहले कितने भूकंप आ गए, कितनी निकल गई, और आज कितनी बाकी है और कितने भूकंप आ सकते हैं। साइस्मोलॉजिस्ट की वर्ब है कैन एस्टिमेट, ठीक है। इसी से एक वर्ड बना है साइस्मोग्राफ या सीस्मोग्राफ भी बोलते हैं इसको। साइस्मोलॉजी यानी भूकंप विज्ञान, साइस्मोलॉजिस्ट या सीस्मोलॉजिस्ट ऐसा आदमी जो भूकंप की पढ़ाई करे, और साइस्मोग्राफ या सीस्मोग्राफ वो उपकरण जो भूकंप के बारे में पहले से बता दे, या भूकंप आने पे बताए कि भूकंप आ रहा है, कितना तेज आ रहा है ना। तो इस तरीके से एक, मतलब समझ गए ना, एक उपकरण है, एक इक्विपमेंट होता है साइस्मोग्राफ। चलिए, लेटेंट यानी छुपी हुई, अंदर बसी हुई एनर्जी। विच आया है फॉल्ट लाइंस के लिए, विच की वर्ब है कैन रन। एनर्जी की वर्ब है हैज़ बीन रिलीज्ड, कितनी एनर्जी रिलीज हो चुकी है। हाउ मच की वर्ब है रिजाइड्स। चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ पे आएंगे, उससे पहले ग्रामर कॉन्सेप्ट है, फटाफट से देख लो। मेन कॉन्सेप्ट है आज का थर्ड कंडीशनल, जो आपको अच्छे से करवा चुके हैं, अब रिवीजन हो रहा है आपका। थर्ड कंडीशनल होता है कंडीशनल ऑफ मिस्ड अपॉर्चुनिटी। एक काम जो हो सकता था लेकिन हुआ नहीं, उसको बताते हैं आप थर्ड कंडीशनल में। पढ़ लिया होता तो एग्ज़ाम निकल जाता, तो ऐसी जब निराशा भरी, घोर निराशा वाली बातें करते हैं, थर्ड कंडीशनल का इस्तेमाल किया जाता है। स्ट्रक्चर इसकी बनी हुई है, अगर ऐसा होता तो जैसा होना था इफ़ के साथ में लगेगा पास्ट परफेक्ट टेंस में, तो ऐसा हो जाता, तो जो हो जाना था वो लगेगा मॉडल वर्ब प्लस में हैव प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म। करके बताता हूँ सेंटेंस बना के, तो आपको समझ में आएगा। इफ़ ही हैड अपोलोजाइज सूनर वी माइट हैव फॉरगिवन हिम। इफ़ यानी अगर, उसने अपोलोजाइज कर दिया होता और पहले, अपोलोजाइज करना यानी माफ़ी मांगना, अगर ऐसा हो गया होता, उसने माफ़ी पहले मांग ली होती, तो हमने उसको फॉरगिव कर दिया होता। वी माइट हैव फॉरगिवन हिम, फॉरगिव करना, क्षमा देना यानी माफ़ी देना, ठीक है ना। तो इस तरीके से थर्ड कंडीशनल बनेगा, इफ़ के साथ में पास्ट परफेक्ट
बाद में मॉडल वर्ब आएगी, कोई भी आ सकती है, माइट आ सकती है, कुड आ सकती है, वुड, शुड, में, जो लगाना चाहो मीनिंग के हिसाब से। और साथ में आएगा परफेक्ट टेंस हैव प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब देखो ये आपने बेसिक ढांचा समझा है, इस ढांचे के एडवांस पार्ट्स भी हैं, समझाता हूँ आपको। सेकंड सेंटेंस देखो, इफ़ द ऑल्टरनेट रूट हैड टेकन वी वुडंट हैव फेस द ट्रैफिक फॉर हार्स। अगर ऑल्टरनेट रूट ले लिया गया होता, वैकल्पिक रास्ता चुना गया होता, तो हमने फेस नहीं किया होता ट्रैफिक को कई घंटों तक। गलत रास्ते पे आ गए, दूसरे रास्ते पे जाते तो वहाँ ट्रैफिक ना मिलता। देखने में सही लग रहा है, हैड टेकन भी ठीक लिखा हुआ है, पास परफेक्ट टेंस है, यहाँ भी वो मॉडल वर्ब लगी हुई है और साथ में है प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म। लेकिन इसमें आप एक चीज़ भूल गए कि मैंने पास परफेक्ट ये नहीं लिखा कि एक्टिव में लगेगा, ज़रूरत पड़े तो पैसिव में भी लग सकता है। ऑल्टरनेटिव रूट जो है, यहाँ ऑल्टरनेट को ऑल्टरनेटिव कर देता हूँ मैं, ठीक है, या द अदर कर देता हूँ और अच्छे से समझ पाओ। जो दूसरा रास्ता है उसको लिया जाना था, रास्ते को आप लेंगे या रास्ता आपको लेगा? भाई आप सड़क पकड़ते हो, सड़क आपको थोड़ा ना पकड़ती है। रास्ते को लिया जाता यानी रास्ते के ऊपर काम होता, लगेगा पास परफेक्ट लेकिन पैसिव में। इफ द अदर रूट हैड बिन टेकन, पास परफेक्ट की आपको पता ही है ना, पैसिव, हैड प्लस में बिन प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो इफ द अदर रूट हैड बिन टेकन, फिर आप लिखेंगे वी वुडंट हैव फेस द ट्रैफिक फॉर आवर्स। तो याद रखना ये पास परफेक्ट किसी भी फॉर्म में आ सकता है, जहां जैसी आपको जरूरत हो। एक और सेंटेंस देखो और ऊपर लेके आते हैं, इफ दे हैड बिन अराइव्ड अर्लियर द लास्ट ट्रेन वुड हैव गॉट। अगर वो पहले आ गए होते और पहले आ गए होते तो आखिरी ट्रेन पकड़ी जाती या पकड़ी जा सकती थी। देखने में सही है, लेकिन उनका आना एक्टिव में होगा। जब आप एक्टिव में आते हैं तो पैसिव की ज़रूरत नहीं पड़ती। हैड बिन अराइव्ड आपको गलत लिखा हुआ मिला, आपको लिखना चाहिए इफ़ दे हैड अराइव्ड। भाई वही आएंगे ना जो काम एक्टिव में हो रहा है, बिन क्यों लगाना बीच में बिना बात का। तो इफ़ दे हैड अराइव्ड अर्लियर, और जो ट्रेन है उसको आप पकड़ेंगे, ट्रेन किसी को नहीं पकड़ेगी। ट्रेन के लिए आपको पैसिव लगाना होगा, द ट्रेन वुड हैव बिन कॉट। थोड़ा सा मैं टेक्निकल चला गया, जिन बच्चों के एक्टिव पैसिव अभी तक दुरुस्त नहीं है वो इस कॉन्सेप्ट को नहीं सीखे होंगे और आप सीख भी नहीं सकते। एक्टिव पैसिव तो बहुत पहले हो जाने चाहिए, ये कॉन्सेप्ट तो लास्ट में आने वाला है आपके ग्रामर के पोर्शन का। तो जिन बच्चों के बेसिक्स ठीक ठाक है, इस कॉन्सेप्ट को आपने समझा। लास्ट क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ एज होमवर्क, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना। शायद इसमें आपको 2 एरर्स मिले, हो सकता है एक ही मिले या 2 मिले, ढूंढ के देखो और कमेंट्स में डालो कहाँ कहाँ एरर्स आपको दिख रही हैं। इफ़ शी हैड बिन स्टडीड हार्डर शी वुड हैव बिन पास द एग्ज़ाम विद फ्लाइंग कलर्स। अगर उसने और ज़्यादा पढ़ाई में मेहनत की होती तो उसने एग्ज़ाम्स को फ्लाइंग कलर्स के साथ में पास किया होता, मतलब अच्छे ढंग से एग्ज़ाम में इसको जो है कामयाबी मिली होती। पास समथिंग विद फ्लाइंग कलर्स, है ना। चलो आराम से देखो, कमेंट्स में डालो, सही होगा गलत होगा कमेंट्स में आपको आंसर या रिव्यू जरूर से देंगे। आगे बढ़े, अब आ जाओ नेक्स्ट पैराग्राफ। आगे कह रहे हैं जी भाई साहब, साइंटिस्ट हैव लॉन्ग वार्नड ऑफ अ मैसिव ओवरड्यू अर्थक्वेक इन गढ़वाल कुमाऊं रेंज। साइंटिस्ट लोगों ने लंबे वक्त से वार्न ऑफ किया है, बहुत लंबे वक्त से चेताते आए हैं, वो वार्निंग देते आए हैं। ऑफ लगा के बता रहा है किस चीज़ की, एक बड़े से मैसिव से, जाइगेंटिक से और पेंडिंग या ओवरड्यू अर्थक्वेक की इस पूरी रेंज में। ओवरड्यू मतलब जो आना ही है, कभी भी आ सकता है, ड्यू का भी ओवर हो गया है। और क्यों? बिकॉज ऑफ वट इज़ नॉन अबाउट द पैटर्न ऑफ द क्वेक्स इन द रीजन। ये ऐसा इसलिए कर रहे हैं, जो चीज़ हमें पता है वट इज़ नॉन, और किस बारे में, पैटर्न के बारे में, डिज़ाइन के बारे में अर्थक्वेक्स का इस रीजन में। तो डिज़ाइन तो ये कहते हैं कि एक अर्थक्वेक आना पेंडिंग है, कभी भी बड़ा सा अर्थक्वेक आ सकता है। साइंटिस्ट की वो है हैव लॉन्ग वांट, लॉन्ग यहाँ पे एडवर्ब बता रही है, आपको टाइम बता रही है कब से वार्निंग करते आ रहे हैं। ऑफ लगा के बताया जाता है जिस भी चीज़ की वार्निंग आप दें। आगे बढ़ते हैं, कह रहा है जी द records of the last 300 years suggest that those that have occurred have not released all the pent up energy। जो records हैं पिछले 300 सालों के, वो ये सजेस्ट करते हैं कि वो वाले दोज जो आ चुके हैं, अब ये बात कर रहा है भूकंपों की, जो भूकंप ऑलरेडी आ चुके हैं
उन्होंने रिलीज नहीं किया है सारी पेंट अप एनर्जी को, सारी दबी हुई एनर्जी को। पेंट अप आपको याद है ना, अंदर दबी हुई। कह रहा है एंड दैट इज वाई देयर इज अ ब्रॉड कंसेंसस अमंग एक्सपर्ट्स दैट एन 8 मैग्नीट्यूड ट्रेम्बलर इज ओवरड्यू। और कह रहा है यही रीज़न है, दैट इज़ वाई, कि एक बड़ा ब्रॉड कंसेंसस है। कंसेंसस यानी सबकी सहमति, ब्रॉड यानी हर आदमी इसमें शामिल है साइंस के फील्ड का। कह रहा है यही रीज़न है कि एक बड़ा कंसेंसस है एक्सपर्ट्स के बीच में कि एक कम से कम एक 8 मैग्नीट्यूड का ट्रेम्बलर या भूकंप या क्वेक वो ओवरड्यू है, कभी भी आ सकता है। ठीक है, लंबा सेंटेंस, छोटे छोटे ब्रेक्स कर दो इसके। रिकॉर्ड्स की वर्ब है सजेस्ट, दोज जो है उनकी वर्ब है हैव नॉट रिलीज्ड, दोज आया भूकंपों के लिए, दैट आया दोज के लिए, दैट की वर्ब है हैव अकर्ड, दैट की वर्ब अगेन यहाँ पे इज, कंसेंसस की वर्ब है इज, क्लोज देयर से शुरू हुआ इसलिए वर्ब को सब्जेक्ट से पहले रखा गया। टेम्बलर की वर्ब है इज। कह रहे जी अनफॉर्चुनेटली प्रिडिक्टिंग द डे एंड टाइम इज आउटसाइड द एम्बिट ऑफ करंट साइंस। अनफॉर्चुनेट बात यह है कि पहले से बता देना, प्रिडिक्ट कर देना दिन और घंटे को या समय को, ये आउटसाइड है या बाहर है दायरे के हमारे हाल के साइंस का। तो आज के साइंस के हिसाब से हम ये नहीं बता सकते कब आएगा, हाँ ये बता सकते हैं आएगा ज़रूर, और कितना तेज आएगा ये भी बता सकते हैं। ठीक है, तो प्रिडिक्टिंग दिस थिंग इज आउटसाइड द एम्बिट, एम्बिट यानी दायरा या स्कोप। कह रहा जी 10 द बेस्ट वी कैन होप फॉर इज इंसुलेशन अगेंस्ट द प्रोजेक्टेड डैमेज। कह रहा है इस प्रकार से जो सबसे अच्छी चीज़, जो द बेस्ट है, जो हम होप फॉर कर सकते हैं, जिसकी हम आशा लगा सकते हैं, वो ये है कि इंसुलेशन हो जाए या अलग कर दिया जाए, प्रोटेक्ट कर दिया जाए। और किसके खिलाफ? प्रोजेक्टेड डैमेज के खिलाफ, ऐसी डैमेज जिसका हमें प्रोजेक्शन मिल चुका है। ठीक है ना, तो डैमेज तो होनी है, उसको तो रोक नहीं पाएंगे। भूकंप कैसे रोकेगा भाई? हाँ ये कर सकते हो कि भूकंप आने पे डैमेज कम से कम हो, बिल्डिंग्स कुछ इस तरीके से बनी हो कि वो भूकंप के झटके सह लें। चलिए द बेस्ट की वर्ब है इज, द बेस्ट इज इंसुलेशन अगेंस्ट द डैमेज। वीक की वर्ब है कैन होप। कह रहा है जी इट इज़ इन दिस कॉन्टेक्स्ट दैट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इन द हिमालयन रीजन मस्ट बी व्यूड। कह रहा है जी यही वो कॉन्टेक्स्ट है, और इसी कॉन्टेक्स्ट में हमें जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है, जो ब्रिज, फ्लाईवेज, हाईवेज बनाने का काम है हिमालय रीजन में, उसको देखा जाना चाहिए। इसी कॉन्टेक्स्ट में आप इस चीज़, पूरी चीज़ को प्लान करो। चलिए डेवलपमेंट की वर्ब है मस्ट बी व्यूड, पैसिव वॉइस लगा हुआ है, मॉडल प्लस में बी प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म। कह रहा है जी वाइल सेवरल ऑफ दीज प्रोजेक्ट्स आर इंटेंडेड टू स्मूथ द डेवलपमेंट, द मूवमेंट ऑफ पीपल एंड गुड्स, द recurrent landslides and glacial lake outbursts that wash away dams, hydropower projects and roads serve as a constant reminder। कह रहे जी जहाँ बहुत सारे जो प्रोजेक्ट्स हैं, several of these projects, उनका इंटेंशन ये है कि वो स्मूथ करें, एकदम आसान बना दें आने जाने को या मूवमेंट को, आवाजाही को, लोगों की और सामान की, है ना। हिमालय में फटाफट से कुछ भी नीचे से ऊपर चला जाए, ऊपर से नीचे आ जाए, उत्तराखंड में, हिमाचल में, सारे प्रोजेक्ट्स का इंटेंशन यही है। कह रहे फिर भी जो बार बार होने वाले रेकरेंट लैंडस्लाइड्स हैं, भूस्खलन है, जैसे जोशीमठ में हुआ था, आपने सुना होगा ना लैंडस्लाइड्स, और जो ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट है, ये एक फिनोमिनन होता है जिसमें कोई बड़ा सा ग्लेशियर टूटेगा और उसमें से एक झील निकल जाएगी पानी की, जो झील कभी हुई नहीं करती थी। अचानक से आप देखोगे खेतों में से झीलें निकल रही हैं, है ना, क्योंकि ग्लेशियर फट गया। कह रहा है जो लैंडस्लाइड्स हैं और अचानक से ग्लेशियर के फटने से जो लेक आउटबर्स्ट होते हैं, जो वॉश अवे कर देते हैं, धुल देते हैं या अपने साथ बहा के ले जाते हैं बड़े बड़े डैम्स भी, बड़े बड़े बिजली बनाने के प्रोजेक्ट्स भी, और सड़कों को। कह रहा है ये तीनों चीज़ें सर्व करती हैं एक लगातार बना हुआ रिमाइंडर के तौर पे। और ये रिमाइंडर या अलार्म किस चीज़ का है? ऑफ द इनहेरेंट फ्रेजिलिटी ऑफ द रीजन, इस रीजन की अंदर बसी हुई इनहेरेंट भंगुरता का, नाजुकता का या फ्रेजिलिटी का। लंबा सेंटेंस है, रिपीट कर देता हूँ। ये सारे प्रोजेक्ट्स का इंटेंशन ये है कि लोगों की और सामान की आवाजाही को स्मूथ बनाना। लेकिन इस स्मूथ बनाने से क्या होगा? बार बार जो लैंडस्लाइड्स आती हैं, जब बड़ी बड़ी लेक्स फट जाती हैं, और वो लेक्स जो वॉश अवे कर दें, धुल के या बहा के ले जाएं, साथ में बड़े बड़े बांध, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स और सड़कों को,
ये सब मिल करके सर्व करते हैं, एक रिमाइंडर का काम करते हैं, और वो रिमाइंडर है इस पूरे रीजन के अंदर बसी हुई कमजोरी का या भंगुरता का, फ्रेजिलिटी का। इनहेरेंट मतलब अंदर बसी हुई, इसेंशियल पार्ट, इनसेपरेबल पार्ट। चलिए सब्जेक्ट वर्ब देख लो। सेवरल की वर्ब है आर, लैंडस्लाइड्स आउटबर्स्ट की वर्ब है सर्व, दैट आया इन दोनों के लिए, दैट की वर्ब है वॉश अवे, वॉश अवे करना, साथ में बहा के ले जाना। कह रहा है जी एवरी फॉर्म ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इन द रीजन, पावर प्लांट और डैम, must take into account the imminence of a major earthquake and the associated cost factored into planning। कह रहा है हर फॉर्म जो है इंफ्रास्ट्रक्चर की इस रीजन में, चाहे आप पावर प्लांट बनाओ, चाहे आप कोई बांध बनाओ, कह रहा है कुछ भी बना लो, हर फॉर्म को टेक इनटू अकाउंट करना होगा, अपनी कैलकुलेशन में लेना होगा। टेक इनटू अकाउंट करना, किसी चीज़ को गिन लेना, उसके प्रभाव को पहले से कैलकुलेट कर लेना। तो टेक इनटू अकाउंट करना होगा इमिनेंस को, एक बड़े अर्थक्वेक की। इमिनेंस यानी अप्रोच, जो चीज़ आपके इमिनेंट है, सर पे मंडरा रही है, बहुत नज़दीक है, तो इस बड़े अर्थक्वेक के आने को पहले से कैलकुलेट करके रखना होगा, और उन सारी एसोसिएटेड कॉस्ट को भी फैक्टर इनटू करना होगा अपनी प्लानिंग में, साथ में जुड़ी हुई कीमत भूकंप की जो आपको फैक्टर इन कर लेनी है, कैलकुलेशन में लेनी है। टेक इनटू अकाउंट करना और फैक्टर इन करना दोनों का मतलब ही होता है किसी चीज़ को कंसीडर करना, गिनती में लेना। ठीक है, वोकैब थोड़ी हैवी है, लास्ट में देखा होगा आपने। एवरी फॉर्म ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर की वर्ब है मस्ट टेक, टेक इनटू अकाउंट, फैक्टर इन, एक ही बात है। इमिनेंस यानी किसी चीज़ का नज़दीक होना या अप्रोच करना। कह रहा है जी अडहेरिंग टू ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बिल्डिंग कोड्स नॉट ओनली द हिमालयाज बट इन द सराउंडिंग इंगो गंजेटिक प्लेन्स कैन गो अ लॉन्ग वे इन लिमिटिंग द इनएविटेबल डैमेज। कह रहा है अडहेयर टू करना पहले से बने हुए लिमिटेड बिल्डिंग कोड्स को। बिल्डिंग कोड क्या होते हैं? सरकारी कानून होते हैं, बिल्डिंग कब बनेगी, कितनी बनेगी, कितनी लंबी, कितनी ऊंची, है ना, ये सब कानून के हिसाब से बना हुआ है। कह रहा है जो बने हुए कानून है बिल्डिंग को लेकर के, उनको अडहेयर करना, ना केवल हिमालय में बल्कि आसपास के सिंधु गंगा के प्लेन में, मैदान में, इंडो गंजेटिक प्लेन, समझ गए ना आप। कह रहा है ये चीज़ गो अ लॉन्ग वे कर सकती है, बहुत आगे तक जा सकती है, लिमिट करने में, सीमित करने में इस डैमेज को जो इनएविटेबल है, जो होनी ही होनी है, जिसको रोकना असंभव है। चलिए अडहेयर के बाद टू आता है, आपको बताया था शुरू में भी। अडहेयरिंग की वर्ब है कैन गो, इनएविटेबल, इनएस्केपेबल, इनअवॉइडेबल, ऐसी चीज़ जो होनी ही होनी है। और कुछ देखने वाला इसमें है नहीं, क्लास को यहीं पे रैप अप करते हैं। जिन बच्चों को मुश्किल लगा आज बताना कमेंट्स में। ज्योग्राफिकल थीम होती ही मुश्किल है अपने आप में, अगर आपने बहुत सारे आर्टिकल नहीं पढ़े हैं ना, तो ये टेक्टोनिक प्लेट आपको हमेशा परेशान करेगी। फर्स्ट क्वेश्चंस देख लो अपने, 4 क्वेश्चंस है क्लोज टेस्ट के। आराम से वीडियो को पॉज करो और देख के बताओ इन 4 ब्लैंक्स में, इन 6 में से कौन कौन सा वर्ड फिट हो सकता है। फिर बोल रहा हूँ वीडियो को पॉज करके खुद से ट्राई देना, फिर वीडियो को देखना ताकि आप समझ पाओ गलती कहाँ की। भाई इन वर्ड्स के मीनिंग निकाल लो। एम्बिट यानी दायरा, फ्रेजाइल यानी कमज़ोर, कोलाइड यानी भिड़ंत करना, कोल्यूड यानी सांठ-गांठ करना, जाइगेंटिक यानी दानवाकार, इवोक यानी जगाना। कह रहा है ये जो इकोसिस्टम है ये डैश करता है कंसर्न को। देखो कंसर्न को क्या कर सकते हो आप, कंसर्न यानी चिंता, और इकोसिस्टम किस टाइप का हो सकता है भाई साहब। इकोसिस्टम जो है वो फ्रेजाइल ही हो सकता है, फ्रेजाइल नाम का एडजेक्टिव यहाँ पे फिट होगा। और कंसर्न को ना तो आप भिड़ंत करोगे, ना उससे सांठ-गांठ खड़ोगे, है ना। कंसर्न जो होते हैं उनको इवोक किया जाता है, जगाया जाता है। तो जो भंगुर या कमज़ोर या फ्रेजाइल इकोसिस्टम है, ठीक है, फ्रेजाइल आ जाएगा फर्स्ट में, वो इवोक करता है या जगाता है चिंताओं को, कंसर्न को। और क्यों? कह रहे जैसे ही बेहमत टेक्टोनिक प्लेट्स डैश बिनीथ द हिमालयास, ये बड़ी बड़ी टेक्टोनिक प्लेट्स डैश करती हैं हिमालय के नीचे, तो एक दूसरे से क्या करेंगी, भिड़ेंगी या सांठ-गांठ करेंगी। कोलाइड मतलब भिड़ना, कोल्यूड मतलब समझ गए ना, प्लानिंग करना। तो टेक्टोनिक प्लेट कोई प्लानिंग तो करेगी नहीं, ये तो भिड़ेगी, तो कोलाइड आ जाएगा तीसरे में। जैसे ही बड़ी बड़ी प्लेटें आपस में भिड़ती हैं और ये पड़ती हैं, भिड़ती हैं, पोजिंग साइज्मिक रिस्क, भूकंप के रिस्क को पोज करते हुए।
कह रहा है जी साइंटिस्ट वर्किंग विद द स्कोप ऑफ जियो साइंस मस्ट इंश्योर नेशंस डू नॉट डैश इन एक्सप्लॉइटिंग रिसोर्सेज। कह रहा है वो साइंटिस्ट जो इस स्कोप में, इस दायरे में काम कर रहे हैं जो जियो साइंस का है, भूविज्ञान का है, इनको इंश्योर करना होगा कि नेशंस इस काम को ना करें, रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करने में, संसाधनों को वेस्ट करने में। तो क्या काम करते हैं भाई आप कोल्यूड करते हैं, साठगांठ करते हैं। तो साइंटिस्ट को ये देखना है कि कोल्यूड ना करें, ठीक है। और वो रिसोर्सेज दैट एक्सेसरबेट द रीजन्स वल्नरेबिलिटी, जो एक्सेसरबेट करता है इस रीजन की वल्नरेबिलिटी को या कमजोरी को। एक्सेसरबेट करना यानी बद से बदतर बनाना। थोड़ा अच्छे लेवल का था, बहुत मुश्किल नहीं बोलूँगा लेकिन आसान भी नहीं था, ठीक है। 4 में से कम 2 सही होने चाहिए। आ जाओ नेक्स्ट पे, 5th क्वेश्चन पे। इस आर्टिकल की सेंट्रल थीम क्या है? मेन मैसेज इस आर्टिकल में क्या मिला है? देखा जाए तो चारों थीम्स ही हैं, लेकिन मेन या सेंट्रल थीम आपसे पूछी है तो आप वो बताएंगे जो सबसे ज़रूरी है। और ज़रूरी बात ये है, भूकंप नहीं रुक पाएंगे, आपको बिल्डिंग कोड्स को अच्छे से फॉलो करना है ताकि भूकंप को लिमिट कर सको, आप उसकी डैमेज को आप कंट्रोल कर सको, है ना। इसीलिए आपका टाइटल भी यही है, क्या? डैमेज कंट्रोल। देख पा रहे हो, डैमेज कंट्रोल। तो 3rd में आंसर हो जाएगा, 5th में आपका सी। चलो लास्ट आरसी का क्वेश्चन है। इस पैसेज के हिसाब से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हिमालय रीजन में कंसर्न या चिंता का विषय क्यों है? क्या रीजन है इसमें? देखो जी, इसकी वजह से इमिनेंट जो रिस्क है, जो सर पे मंडराता हुआ जोखिम है अर्थक्वेक का, वो कंसीडर नहीं हो पा रहा। उस रिस्क को कंसीडर करके ही हिमालय में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना चाहिए। तो ये रिस्क है हमारे सामने इस रीजन के अंदर। चलिए अब आ गए थोड़े से अपने वोकैब और ग्रामर के क्वेश्चंस। 4 ही क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको। उस इंस्ट्रूमेंट को क्या बोलते हैं जिससे भूकंप को नापा जाता है? स्पेलिंग देख लेना, गलत लिखी हो तो सही करना, वाले डिक्शनरी से देखो, गूगल से देखो, ठीक है ना। वो वर्ड याद है तो स्पेलिंग जरूर सही लिखना। कोलोकेशन पूछा आपसे, पेंट अप क्या हो सकता है? पेंट अप वर्ड क्या हो सकता है? पेंट अप फ्रेजिलिटी हो सकती है, एम्बिट हो सकता है, या एनर्जी हो सकती है, ठीक है। जो तीनों में से जो वर्ड पेंट अप के साथ फिट बैठे वो आपका आंसर बनेगा। लास्ट में 2 एरर्स मिलेंगी। ऑफकोर्स 3rd कंडीशनल आपको करवाया गया है, उसी के ऊपर बेस्ड है। आराम से ढूंढो। 7 से लेकर के 10 यानी 4 क्वेश्चंस के आंसर फर्स्ट कमेंट में वीडियो के नीचे आपको मिल जाएंगे। आउट ऑफ 10 कितने मार्क्स मिले ज़रूर से बताना। क्लास कैसी लगी आज की? अच्छी लगी तो PD लिख देना, सर पूरी देखी। और अगर पूरी देखने के बाद सब कुछ सॉल्व किया हो, नंबर भी आए हो क्विज में, तो PDI लिख देना, पूरा भी देखा सर, इंटरेस्टिंग भी लगा। ये आपका फीडबैक देने का तरीका है ताकि ऐसे ही आर्टिकल्स को रिपीट किया जाए जो आपको अच्छे लगते हैं। और हाँ, ऐप को ज़रूर डाउनलोड कर लें। कमेंट सेक्शन में ऐप का लिंक दिया गया है। जो भी कोर्स आपकी नीड है, अफोर्डेबल प्राइस में आप अपने एग्ज़ाम को प्रिपेयर कर सकते हैं, SSC, बैंकिंग, UPSC या स्टेट PSC एग्ज़ाम को। ये टीम का नंबर है, इस पर व्हाट्सएप करके आप टीम से बात भी कर सकते हैं अगर आपकी कुछ क्वेरीज हो।